हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी डेली आपके लिए करंट अफेयर्स वीडियोस लेके आता है, जिसमें हम डेली जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती हैं उनको डिस्कस करते हैं। और आपको हमारा पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िए और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए हमने मैगजीन्स भी निकाली हैं, जो हमारी मंथली मैगजीन है। साथ ही साथ हमारी फटाफट मैगजीन है, जो कि क्विक रिवीजन के लिए है। और इसके अलावा टॉपिक वाइज हमारा डिटेल मेन से रिलेटेड भी मैगजीन है। तो गूगल फॉर्म फिल करके आप अपनी सारी मैगजीन्स को पा सकते हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए, अगर 6 नवंबर का टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या है। जीएस पेपर 1 से रिलेटेड गुरु नानक जयंती सेलिब्रेशन से रिलेटेड आर्टिकल है। साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 ईयर्स हो जाएंगे, तो उसको लेके जो सेलिब्रेशंस होने हैं उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट इंटरनेशनल फिशर वुमेन्स डे मना मुंबई में। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड देखें तो जोहरान मंदानी ये मेयर बने हैं न्यूयॉर्क सिटी के। इसके अलावा इंडियन ओरिजिन की गजाला हाशमी है, इन्होंने वर्जीनिया में जीता है इलेक्शंस। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया, इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे होता है, इसको हम देखेंगे। फिर इंडियन नेवी का हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल इक्षक, इसकी कमीशनिंग हुई। 2026 हाउस होल्ड इनकम सर्वे इन इंडिया, महाराष्ट्र ने पार्टनरशिप किया है स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के लिए, रूरल एरियाज के लिए, तो इसे हम समझेंगे। फिर नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन किया जाएगा चीता का। इसके पहले मध्य प्रदेश के 2 नेशनल पार्क्स में चीता को इंट्रोड्यूस किया गया प्रोजेक्ट चीता के तहत, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। फिर बेलम समिट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30th समिट जो है वो होगी ब्राजील के बेलम में, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इसे हम और आगे डिस्कस करेंगे। फिर पेपर 6 साइंस टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो इंडिया का 6G डेवलपमेंट और टेक्निकल एडवांसमेंट। इसके अलावा GW250114, ये आपका ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन हुआ है। इसके अलावा ब्राइटेस्ट फ्लेयर ऑब्जर्व हुआ है फ्रॉम डिस्टेंट सुपर मैसिव ब्लैक होल। भारत का पहला एक्सटेंसिव क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन्हें हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लें गुरु नानक जयंती से रिलेटेड। गुरु नानक जयंती मनाई गई, इसको गुरुपुरब भी कहा जाता है। और ये इस बार 556 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई गुरु नानक देव जी की। ये सिखों के पहले गुरु थे, साथ ही साथ ये सिखिज्म के फाउंडर भी थे। और इसे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, कार्तिक मंथ की। और इन्होंने मैसेज दिया था इक्वालिटी, पीस का, मानवता का। तो इनकी जो टीचिंग्स हैं इनको ऑल ओवर वर्ल्ड सिखिज्म जो लोग मानते हैं, सिख समुदाय के द्वारा इनको माना जाता है। कई सारे इसमें जो है वो सेलिब्रेशंस हुई, कीर्तन हुआ, और इसके अलावा प्रेयर्स हुई, लंगर चलाया गया डिफरेंट जगहों पे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो गुरु नानक जयंती के अवसर पर हुई। सिखिज्म की बात कर लें तो हम गुरु ग्रंथ साहिब, ये सिखिज्म का जो है वो होली बुक है। जैसे अगर हम बात कर लें हिंदूज की, तो इसमें गीता का महत्वपूर्ण स्थान है। और मुस्लिम लोग जो हैं वो कुरान का मानते हैं। क्रिश्चियंस जो है वो बाइबल मानते हैं। तो इसी प्रकार सिखिज्म में जो है ये आपका गुरु ग्रंथ साहिब का विशेष महत्व है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 7 नवंबर को आपका वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और वंदे मातरम की बात करें हम तो इसके लिए 150th एनिवर्सरी पे जो है वो कार्यक्रम होगा इंडिया में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। इसमें जो है वो गाया जाएगा वंदे मातरम। प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट के तौर पर वहां पे अपना अभिभाषण देंगे। और इस प्रकार से 1 साल का ये लंबा जो है ये
पूरा चलेगा। इसमें 7 नवंबर 2036 तक जो है वो प्रोग्राम वगैरह होंगे और भारतीयों का जो इतिहास रहा है, जो फ्रीडम मूवमेंट में इसका जो योगदान रहा है, उसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ यूनिटी और इंटीग्रिटी की जो भावना है, उसको भी जो है वो जगाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ नेशनल प्राइड को जगाने के लिए काम किया जाएगा। और वंदे मातरम की अगर हम बात कर लें तो ये भारत का नेशनल सॉन्ग है और इसे सबसे पहले अक्षय नवमी के दिन बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को जब सन्यासी रिविलियन चल रहा था तो वहां पे ये गाया गया था, वहां पे पब्लिश हुआ था। और ये इनका लिटरेट एक जर्नल आता था बंग दर्शन, और इसी में इसको ये अपीयर हुआ था। और इनका एक नॉवल है आनंद मठ, जिसमें इन्होंने जो भी सन्यासी रेबेलियन हुआ था उस टाइम पे जो भी सोशियो कल्चरल सिचुएशन थी, जो पॉलिटिकल चीजें थी, उनके बारे में बताया था। और इसमें अपने गाने के थ्रू जो मदरलैंड है उसको जो है वो दर्शाया जाता है और उनके प्रति डिवोशन को जो है वो शो किया जाता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम तो कांग्रेस का सेशन हुआ था, वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको गाया गया था। और जब भारत आजाद हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। 24 जनवरी 1950 को इसको इक्वल ऑनर प्रोवाइड किया गया। जिस प्रकार हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है जनगण मन, उसी प्रकार से ये हमारा नेशनल सॉन्ग है। तो इसी के अवसर पे जो है वो मास गैदरिंग होगी, पब्लिक जो है वो जो सोसाइटी में काम होगा उसमें गाना गाया जाएगा, मतलब वंदे मातरम को गाया जाएगा। और इस प्रकार से इसके सेलिब्रेशन जो है वो स्टार्ट होंगे। और इसमें तमाम जो है वो कल्चरल प्रोग्राम होंगे। बताया जाएगा कि किस तरह इवेंट्स हुए आज़ादी के टाइम पे। 1905 की अगर बात करें तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो इंडिया जो बंगाल था उसके डिवीजन को बात कही। तो उस टाइम पे स्वराज की भावना को जागृत करने के लिए ये पूरा कार्यक्रम चला, स्वराज मूवमेंट चला। और उसमें जो है वो हर व्यक्ति जो है वो वंदे मातरम गाता था। रैलियां निकलती थी जिसमें लोग जो है वो गान गाते थे, वंदे मातरम का गाते थे। और इसकी वजह से जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो काफ़ी परेशान हो गई थी और फिर इन्होंने काफ़ी सारे रोक भी लगाए। और टाइम टू टाइम कई सारे आंदोलन हुए। बहुत सारे लोगों को जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको जो है वो रोका गया और उन्हें जो है उन पे किसी न किसी तरह की पेनल्टी लगाई गई, उन्हें देश से निकाला गया। तो ये सारी घटनाएं हुई। तो वंदे मातरम को माना जाता है कि इसने एक राष्ट्रीयता की भावना को भारतीयों में जागृत करने का काम किया। तो ये वंदे मातरम से रिलेटेड है। और अब आगे भी जो है, चूंकि अब ये पूरा 150th इसकी एनिवर्सरी है और पूरे एक साल ये कार्यक्रम चलेगा, तो आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, साथ ही साथ इसको किसने लिखा, कब ये इंक्लूड हुआ, ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट इंटरनेशनल फिशर्स वुमेन डे ये मुंबई में सेलिब्रेट हुआ। और इसमें जो है कई सारे कार्यक्रम हुए। और बेसिकली इसका जो उद्देश्य था ये था कि जो फिशर वुमेन है, जो महिलाएं हैं, मछुआरे का काम करते हैं जो लोग, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो स्ट्रगल्स हैं, उनकी जो राइट्स हैं, उनके बारे में बात करना। और जो फिशर वुमेन है कोस्टल एरियाज पे रहते हैं जो महाराष्ट्र में, उनका कहना है कि उनका ये जो ट्रेडिशनल राइट है इस पे खतरा है। और इसके लिए गवर्नमेंट से इन्होंने अपील किया है कि 2011 कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन इसको जो है वो लागू किया जाए, री इम्प्लीमेंट किया जाए। और 2019 में कोस्टल रेगुलेशन जोन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया था, तो इसको जो है वो स्क्रैप किया जाए, इसको हटा दिया जाए। 2011 का जो नोटिफिकेशन है उसके तहत फिशिंग कॉलोनीज जो है ये प्रोटेक्टेड हैं अंडर कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 के तहत। तो इसके लिए डिमांड की गई है कम्युनिटी के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेकेंड वर्ल्ड समिट हुई फॉर सोशल डेवलपमेंट इन दोहा। और इसमें जो इंडिया का जो अप्रोच है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस हुआ। और जो भारत ने जो सोशल प्रोग्रेस किया है ये कोपेनहेगन डिक्लेरेशन साइन हुआ था 30 साल पहले, उसके बेसिस पे है। और टाइम यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं जिससे कि गरीबी के उन्मूलन में, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें बताया गया है कि पिछले 10 सालों में किस तरह से वेलफेयर प्रोग्राम्स का यूज़ किया है, डिजिटल इनोवेशन टेक्निक्स का यूज़ करके लगभग 250 मिलियन इंडियंस को जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला गया है।
और अगर स्कीम्स की बात कर लें, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर लें, तो जो बच्चे हैं उनको जो है वो न्यूट्रिशनल मील प्रोवाइड किया जाता है। मिड डे मील पहले था, अब इसको पोषण अभियान नाम दे दिया गया है। इसके तहत 118 स्कूल चिल्ड्रन को जो है वो दिन में भोजन दिया जाता है। और इसके अलावा 425 मिलियन इंडियंस को हेल्थ सिक्योरिटी है। जैसे कि अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ इसके तहत मिलता है। साथ ही साथ जो लो इनकम फैमिलीज हैं उनको घर भी बनाए गए हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के तहत। और इसके अलावा अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो महिलाओं में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगभग दुगनी हुई है, और इसके लिए सरकार की तरफ से डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ से मदद ली गई है। साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर और बिजनेस सेक्टर में भी महिलाओं को ले आने के लिए काफी कार्य किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी कवरेज प्रोवाइड करती हैं। और इंडिया का सोशल सिक्योरिटी जो कवर है वो 2015 में 19% था और बढ़ के 64.3% हो गया है 2025 में। और इसके लिए इसको ISSA अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी ये भी प्रोवाइड किया इस बार इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें जो भी योजनाएँ हैं जिनका कि प्रभाव पड़ा है सोसाइटी पे, इन स्कीम्स की वज़ह से जित सपोर्ट मिला है, तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। कोपेनहेगन डिक्लेरेशन की बात करें तो ये 1995 में इसको साइन किया गया था। ह्यूमन डिक्लेरेशन है ये, और इसका उद्देश्य है पॉवर्टी इरेडिकेशन, मतलब गरीबी को हटाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, और साथ ही साथ जो है वो सोशल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ज़ोहरान मंदानी, इन्होंने मेयर का चुनाव जीता है न्यूयॉर्क सिटी का, और ये न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम हो गए हैं। साथ ही साथ ये साउथ एशियन ओरिजिन के हैं, और ये यंगेस्ट हैं, ये 34 इयर्स के हैं। और इसके पहले 1917 में जो बने थे मेयर वो कम उम्र के थे। और इन्होंने अपनी हिस्टोरिक जो है वो विक्ट्री स्पीच दी ब्रुकलिन में, और इन्होंने कहा कि जो न्यूयॉर्क है ये पुराने से नए में जो है वो आया है। इन्होंने डिफीट किया रिपब्लिकन चैलेंजर को, साथ ही साथ न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो को। और इनका जो जीत है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन्हें 50.4% वोट्स मिले। और ये जो इमिग्रेंट्स, चूंकि ये एक इमिग्रेंट है, बाहर से आए हुए हैं, ये यूएस के जन्मे नागरिक नहीं है, तो साथ ही साथ ये मुस्लिम कम्युनिटी को भी बिलोंग करते हैं। तो ये एक दर्शाता है कि किस प्रकार जो है बेटर फ्यूचर के लिए और एक्सेप्ट के लिए जो है वो जो रिफ्यूजीज हैं उनको जो है वो एक्सेप्ट किया गया है। और साथ ही साथ ये सोशलिज्म के बारे में काफ़ी बात करते हैं। तो एक ये नया चर्चा भी उभर के आई है कि किस तरह से आगे आने वाले टाइम में इनका रोल क्या रहता है यूएस की पॉलिटिक्स में। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रम्प की बात करें तो इनके द्वारा जो है वो मेड अमेरिका ग्रेट अगेन ये कैंपेन चलाया गया था, और ये इनको जीत हासिल हुई थी। और उसके बाद से काफ़ी सारे काम हुए हैं, टेररिस्ट वगैरह को लेके इनका काफ़ी स्ट्रिक्ट रवैया रहा है दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, इन लोगों ने लॉन्च किया नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4.0। और इसका उद्देश्य है कि जो पेंशनर्स को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है उसको सिंप्लीफाई करना। 1 नवंबर से 31 नवंबर तक के बीच में जो भारत सरकार के जो पेंशनर्स हैं उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म जमा करना होता है। और अब इसे डिजिटलाइज कर दिया गया है कि कोई कहीं से भी रह के आराम से अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकता है। इसके लिए आधार और बाकी जो उनका नंबर होता है पेंशन का उसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसको डिफरेंट बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन से चलाया गया है। इसमें जो है वो 19 पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन UIDAI, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेलवेज, इनकी मदद से इसको चलाया गया है। उसका उद्देश्य है कि पूरे देश में जितने भी पेंशनर हैं उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। जो रूरल और रिमोट एरियाज हैं उन्हें भी बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात कर लें तो इन्होंने कैंपेन चलाया है ओवर 1600 डिस्ट्रिक्ट्स।
और इसके तहत जो है वो इन्होंने एक पूरा अपना नेटवर्क प्रोवाइड किया है 1.8 लाख पोस्टमैन का, ग्रामीण डाक सेवक्स का, जो जाके डोर स्टेप जो है फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि टाइमली जो है वो इनका फॉर्म सबमिट हो और इनकी जो प्रॉपर जो पेंशन है वो इनको मिलती रहे बिना किसी व्यवधान के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रशिया ने अनाउंस किया है कि ये नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल्स बनाएगा। और वहाँ पे एक सेरेमनी थी जिसमें राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा ये घोषणा की गई कि नया एवेनगार्ड स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम ये अब जो है वो कॉम्बैट ड्यूटी में लगा है। और इसके अलावा ऑर्शनिक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल सिस्टम ये भी बन रहा है। तो माना जा रहा है कि रशिया अपने चूंकि रशिया का यूक्रेन का काफी लंबे समय से वॉर चल रहा है और इसके अलावा यूएस और बाकी अदर कंट्रीज भी प्रेशर बना रही हैं। तो रशिया इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है। अपना जो पूरा इनका वॉर से रिलेटेड चीजें हैं उनको और बेहतर कर रहा है, डिफेंस को अपना बेहतर कर रहा है, और ताकि आगे आने वाले टाइम में इन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना पड़े। तो ये अगर मिसाइल सिस्टम का नाम आ जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है। फिर इंडियन नेवी के द्वारा कमीशनिंग हुई हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल इक्षक, और इसे जो है वो सदर्न नेवल कमांड में स्थापित किया गया है। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा कराया गया है। और एक इसका जो प्रमुख अ, वो है गुण है कि ये 80% जिसका कंटेंट है, जो जिसका निर्माण है वो इंडिजिनियस हुआ है, इंडिया में हुआ है। तो ये आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है और उसको बढ़ावा देता है। इसमें जो है वो जीआरएससी ने एमएसएमईज के साथ जो है वो कोलैबोरेशन किया और इसमें के निर्माण में योगदान दिया। इक्षक की बात करें तो इक्षक का मतलब है गाइड संस्कृत में, और ये एक शिप के रोल को दर्शाता है। इसके तहत जो है वो सर्वे करने में पोर्ट्स के हार्बर्स के जो नेविगेशन चैनल है उसके बारे में पता लगाने में जो है वो आसानी होगी, और इससे इंडिया का जो मैरीटाइम सेफ्टी फ्रेमवर्क है उसको और बेहतर बनाने में हेल्प मिलेगी। तो इक्षक का नाम में आप याद रखिएगा, ये कहाँ स्टैब्लिश हुआ है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। हाइग्रोग्राफिक सर्वे की अगर हम बात करें तो इसके तहत जो है वो मेजर किया जाता है कि क्या क्या ओशन का फिजिकल फीचर कैसा है, सी एरिया, पूरा कोस्टल एरियाज, लेक, रिवर्स, ये सब कैसे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन्होंने गुजरात में एक फैक्ट्री में जो है वो छापा मारा और यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रोन चलाया, जिसके तहत इन्होंने अल्फ्रा जोलम, ये एक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, पदार्थ है जिसका नशे और ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है, तो इसको बरामद किया वहां से। और एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत इन सब का जो यूज है वो बैन है, और इनका मेडिसिन से अब बाकी चीज़ों में यूज़ हो सकता है, उसके लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बात करें तो ये ऑपरेट करता है अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और इनका उद्देश्य है कि ये किसी भी प्रकार के ड्रग्स का, गोल्ड का और जो भी ऐसे मटेरियल जो कि बंद है, रोक है जिनकी, तो उसको रोक सकें ये। और तो अभी ये इन्होंने गुजरात में इसको अपना ये काम किया है, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रोन, इसको आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने कोलैबोरेट किया है स्टारलिंक के साथ। स्टारलिंक की बात करें तो ये एलन मस्क की कंपनी है, और इसके साथ इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, जिसके तहत जो इनके रूरल एरियाज हैं स्टेट में, वहां पे इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। स्टारलिंक की बात करें तो ये एलन मस्क का कंपनी है, और इन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट में काफी सारे 7,000 से ज्यादा सैटेलाइट सिस्टम को बना रखा है, और इसके तहत ये ऑल ओवर वर्ल्ड अपनी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जो भी रिमोट एरियाज हैं, इनका जो मेन टारगेट है वो रिमोट एरियाज और ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आपका एक्सेसिबिलिटी नहीं है इंटरनेट सर्विसेज की। तो अभी तक स्टारलिंक जो है वो इंडिया में काम नहीं कर रहा था, फिर बाद में भारत सरकार के द्वारा इनको अलाउ किया गया, और इन्होंने और भी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप किया है, जैसे कि रिलायंस है, एयरटेल है। और अभी फिलहाल फिलहाल में इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ जो है वो अपना डील
किया है, और जिसके तहत हेल्प मिलेगी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में रिमोट एरियाज में। और इनका यूज़ जो है वो स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डिजास्टर कंट्रोल रूम, कोस्टल जोन्स, इन सब जगहों पे किया जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। फिर एपीडा या एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ से 20 मेट्रिक टन का फोर्टिफाइड राइस भेजा गया, एक्सपोर्ट किया गया है टू पैपुआ न्यू गिना। और फोर्टिफाइड राइस की अगर हम बात कर लें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसे बनाया जाता है राइस फ्लोर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मिक्सिंग की जाती है, जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, और इन्हें फिर राइस का शेप दिया जाता है। ये नेचुरल राइस की तरह दिखते हैं। ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अगर वर्ल्ड ओवरऑल देखा जाए तो विटामिन B12 की कमी रहती है। इसके अलावा ज़्यादा बहुत सारे लोग जो है एनीमिक होते हैं, स्पेशली फीमेल्स। तो अगर हम इस तरह का अपना एक स्टेपल फूड प्रोवाइड कर सकें तो ये जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करता है, उनको पूरा करता है। तो अब इंडिया ने इसको अपने यहाँ बनाया, काफ़ी इसका प्रोडक्शन हुआ, और अब हम इसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अदर कंट्रीज़ को। तो ये आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इस पे आर्टिकल निकला है। ये एस्टेब्लिश हुआ 1963 में। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, और इसके तहत जो है इसका जो उद्देश्य है वो है फार्मर कोऑपरेटिव्स को डेवलप करना, प्रमोट करना, स्ट्रेंथन करना, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देना। इससे जो है वो इनकम जनरेट होती है जो कोऑपरेटिव सेक्टर में जो फार्मर्स हैं उनको। साथ ही साथ नॉन फार्म सेक्टर्स में भी जो है वो काफ़ी बेनिफिट है ये इसका, जैसे कि डेयरी में, हैंडलूम, सेरिकल्चर, पोल्ट्री, इन सब जगहों पे। और एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका जो खर्चा है वो भी बढ़ा है, और 2014-15 में 5,775 करोड़ के तहत इसमें जो है वो पैसे दिए जाते थे, और 2025-26 तक ये बढ़कर जो है वो 95,182 करोड़ लगभग हो गया है। और इंडिया में 8.4 लाख कोऑपरेटिव्स हैं, जिसमें कि करीब 30 करोड़ मेंबर्स हैं, और 94% जो फार्मर्स हैं वो कोऑपरेटिव्स के थ्रू जो है वो लिंक हैं। कोऑपरेटिव्स जो है वो एक्टिव है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने में, फर्टिलाइजर, शुगर, डेयरी मार्केटिंग, इन सब चीज़ों में। एनसीडीसी की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट है युवा सहकर, आयुष्मान सहकर, डेयरी सहकर। तो ये डिफरेंट क्षेत्रों में काम करती हैं। डिजिटल सहकर जो कि डिजिटलाइज उसमें जो है वो एम्पावर करने में जो है वो मदद देगा। स्वयं शक्ति सहकार योजना, नंदिनी सहकर, ये वुमेन लेड कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देने के लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी 2025, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है एनसीडीसी के द्वारा, और इसके लिए काफ़ी सारे कोलैबोरेशन किए गए हैं इफ़को, नाफेड, अमूल, क्रिप्को, इन सब के साथ। और इन्होंने भारत में पूरा जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसको बढ़ावा देने में काफ़ी अहम रोल प्ले किया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे री इंट्रोडक्शन किया जाएगा चीतों का। चीते इसके पहले कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर पार्क में लेके गए, इनको इंट्रोड्यूस किया गया। भारत सरकार का प्रोजेक्ट चीता कार्यक्रम है। चीता 1952 में इंडिया से जो है वो खत्म हो गए थे, एक्सटिंक्ट कर हो गए थे। तो फिर अब इसका योजना है कि इनको वापस से जो है वो ले आया जा सके। और अभी अगर हम बात करें तो इंडिया में इनकी जो संख्या है वो 10 से ज़्यादा हो गई है, और मध्य प्रदेश में इसको इनके कंजर्वेशन का काम चल रहा है। तो अब नौरा देवी भी ऐसा तीसरा बन चुका है सेंचुरी जहाँ पे इनको ले आया जाएगा। ये 2339 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और इसमें काफ़ी सारे टीक के पेड़ हैं। और ये जो सेंचुरी है ये मध्य प्रदेश में सागर, दमोह, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट पूरा फैली हुआ है। ये अपर विंध्यन रेंज में आता है, तो इसका एरिया भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ रीइंट्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे चीते का जो शिकार है वो काफ़ी मात्रा में है, जैसे कि नीलगाय, चीतल, चिंकारा। तो अगर किसी भी एनिमल को रीलोकेट करना है, उसको एक प्रॉपर सेटअप देना है,
तो उसका प्रे बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो उसको सिस्टम को सपोर्ट कर पाएंगे। और ये एक जो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एक्ट करता है कॉरिडोर की तहत फॉर पन्ना टाइगर रिजर्व एंड सतपुरा टाइगर रेंज। और इनडायरेक्टली ये कनेक्ट करता है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो ये जो भी नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स हैं, ये एमपी में है, और ये आपसे टाइम टू टाइम कई बार पूछे भी जा चुके हैं इनका लोकेशन। और इसके अलावा प्रोजेक्ट चीता भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। फिर बेलम समिट हुई ब्राजील के अमेजोन में, और यहाँ ये जो है वो 30th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होना है। तो इसके पहले ये हुआ है, और यहाँ पे गैदरिंग हुई तो उसमें अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन की बात कही गई है। और इसका पर्पस है बना जो COP30 को बनाना, द COP ऑफ ट्रुथ डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ सीरियस कमिटमेंट, कि मतलब मदर अर्थ के प्रति जो कमिटमेंट है कंट्रीज का वो काफी सीरियस है। इससे रिलेटेड सारा इस पर डिस्कशन हुआ। ब्राजील ने इसके पहले अर्थ समिट होस्ट किया था 1992 में। और जो टारगेट है हमारा कि क्लाइमेट चेंज को अ, में कमी लाई जा सके, ग्रीन हाउस गैसेस के जो इमिशंस हैं उनको कम किया जा सके। साथ ही साथ अ, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसकी वजह से काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट देखने को पड़ रहा है, जैसे ग्लेशियर्स मेल्टिंग हो रही है, सी लेवल बढ़ रहा है, हीट बढ़ रहा है, हीट स्ट्रोक्स बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई है। ज़्यादा जो साइक्लोन्स है, टाइफून्स हैं, उनके नंबर भी बढ़ गए हैं। तो पूरे वर्ल्ड को सीरियस होके और इस पे काम करना होगा। और इसमें विशेष जो भूमिका रहेगी वो डेवलप्ड कंट्रीज की रहेगी। और इसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें भी देखना होगा कि किस तरह से वो डेवलप करें कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडिया का 6G डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और भारत 6G अलायंस इनिशिएटिव ये बना है, और इसके तहत 10 इंटरनेशनल पार्टनरशिप किया गया है ताकि जो 6G का उद्देश्य है उसको अचीव किया जा सके। इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक जो 10% वर्ल्ड के जो 6G पेटेंट्स होंगे वो इंडिया के द्वारा हों। और 6G रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पूरे इंडिया में 105G लैब्स को स्टैब्लिश किया गया है, और यहाँ पे काम चल रहा है। इसमें CSIR और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से बढ़ावा दिया जा रहा है 6G टेक्नोलॉजी को, क्योंकि अब आगे आने वाले टाइम में जो 6G है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यही नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होने वाली है। तो इसमें जितना से ज़्यादा रिसर्च होगा उतना इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें साइंस टेक से रिलेटेड, तो ब्राइटेस्ट फ्लेयर ऑब्जर्व किए हैं फ्रॉम डिस्टेंट सुपर मैसिव ब्लैक होल। और साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो ब्लैक होल है, तो ये बताया गया है कि ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है ये इतना शाइनी है कि इसमें लगभग जो है वो 10 ट्रिलियन सन की लगभग जो है वो शाइन है, ऊर्जा है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। और ये जो कॉस्मिक इवेंट है इसको 2018 में पैलोमार ऑब्जर्वेटरी है कैलिफोर्निया में, उसके द्वारा डिटेक्ट किया गया था। और माना जा रहा है कि ये एक लार्ज स्टार था जो कि बहुत क्लोज आ गया ब्लैक होल के, और उसकी वजह से वो टूट गया और फिर ये बना। और ये जो फाइंडिंग्स हैं ये नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश हुई हैं। तो टाइम टू टाइम डिफरेंट हमारे जो ऑल ओवर वर्ल्ड डिफरेंट जगहों पे आपके टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं जो कि पूरे ग्लो जो यूनिवर्स है उसको स्टडी करने का काम करते हैं। तो वहां से इमेजेस आती हैं, फिर उस पर डिटेल में स्टडी होता है, फिर पता चलता है कि कैसी क्या क्या चीजें हैं। तो अगर हम देखें तो अभी जो हमारा नॉलेज है यूनिवर्स का वो काफी कम है। और साइंटिस्ट का टारगेट है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसको देखें, स्टडी करें। और ब्लैक होल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गैलेक्सीज के एवोल्यूशन का। तो ये उससे रिलेटेड आर्टिकल थे। नेक्स्ट हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 बाथ ब्रेकिंग इनोवेशंस की घोषणा की। और इन्होंने हमारा इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव चल रहा है दिल्ली में।
और ये तीनों हैं आपका QSIP, ये है इंडियाज क्वांटम सिक्योरिटी चिप। इसके अलावा 25 क्यूबिट QPU, ये इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। और CAR-T सेल थेरेपी, ये पहला इंडिजिनस कैंसर सेल थेरेपी है जिसको कि इंडियन इनोवेटर्स के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसमें जो नेक्स्ट CAR-19 इनोवेशन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दुनिया का पहला ह्यूमनाइज्ड CAR-T थेरेपी है जिसको भारत के द्वारा डेवलप किया गया। और इसमें इम्यूनो ACT और DBT और BIRAC इनकी हेल्प से जिसको डेवलप करने का काम किया गया है। और जो एक्यूट जो लिम्फोटिक ल्यूकीमिया से जो पेशेंट्स ग्रसित होते हैं, उनको ये हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो ये एक चूंकि अभी समिट हो रही है, कॉन्क्लेव हुआ है, तो वहाँ पे जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो रिसर्चेस हुई हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये आपके एग्जाम में इसका नाम आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये करंट अफेयर से सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था 6 नवंबर का। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी क्लासेस देख सकें, समझ सकें, PDF मटेरियल मिल सके उन्हें भी। और ये आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।